गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अंतःस्रावी ग्रंथि वाला चैप्टर अपने चल रहा था कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम देख भी चुके थे, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या, ठीक है। नलिकाविहीन ग्रंथियां जो थी वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती थी। ये जो अपना हार्मोन यानी कि जो अपना रासायनिक स्राव है जिसे हमने हार्मोन कहा था, वो कहाँ स्रावित कर देती है? डायरेक्ट ब्लड में फ्लो कर देती है, यानी कि ब्लड के अंदर या रक्त में प्रवाहित कर देती है। दूसरी चीज ये थी कि ये जो ग्रंथियां हैं ये 5 या 6 प्रकार की होती है जो अभी आपके सिलेबस में है। जिसमें पहली थी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जनन ग्रंथि, पैराथायराइड, पीनियल, बहुत सारे। हम बात कर रहे थे पीयूष ग्रंथि की, हमने बात करनी थी कि पीयूष ग्रंथि क्या है और किस प्रकार काम करती है। हमने ये चीज भी देखी थी कि जो पीयूष ग्रंथि है उसी को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हम उसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समस्त ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का काम करता है और उन ग्रंथियों को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में थी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि वो थी जो गले में पाई जाती है और क्या करती है? शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। यदि कमी या ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए कि कुछ कमी हो गई या कुछ ज्यादा हो जाएगा तो कभी शरीर में कभी लगना, ट्यूमर का रोग हो जाना, नेत्रों से भी रोग हो जाना, काफी अलग अलग तरीके के रोग हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी कि कौन सी जो ग्रंथियां हैं उनसे कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और उन हार्मोन के अधिक स्राव और न्यून स्राव से क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो आगे आता है वो थी अग्नाशय ग्रंथि। कि अग्नाशय ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम में आ रही थी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम आ रही थी। तो जब ये बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में काम में आ रही थी तब हमने ये देखा था कि अग्नाशयी ग्रंथि से अग्नाशयी रस स्रावित होंगे। आपको ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ आपको कि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो दो हिस्सों में बटी हुई थी, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी। बहिर्स्राव के अंदर क्या था कि जो बहिर्स्रावी भाग था उसमें अग्नाशयी रस स्रावित होंगे और अग्नाशयी रस जो है वो पाचन की क्रिया के अंदर काम में आने वाले रसायन हैं और पाचन की क्रिया में सहायक। लेकिन जो अंतःस्रावी भाग होगा उस अंतःस्रावी भाग में क्या होगा कि इसके द्वारा निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम इंसुलिन कहलाएगा। यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से निकलेगा, ठीक है, और वो इंसुलिन कहलाएगा। उसके अलावा एक हार्मोन और निकलता है जिसे ग्लूकेगॉन हार्मोन भी कहते हैं। ये हो जाने के बाद में नेक्स्ट जो आपके आता है वो आता है कि जो ये इंसुलिन हार्मोन है इसका क्या कार्य है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये शरीर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। क्या करता है? शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। किसमें? ब्लड में। यदि शर्करा का लेवल ज्यादा होगा तो भी बीमारी हो जाएगी और यदि शर्करा का लेवल कम है तो भी बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब मधुमेह जो है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो मधुमेह बीमारी है यानी कि जो डायबिटीज है वो किसके द्वारा होती है, क्यों होती है? मैंने आपको ये बताया था कि ये बीमारी अधिकांशतः तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण होती है। जब व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो अत्यंत तनावपूर्ण हो जाती है तो ये बीमारी हो जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखें।
रखें कि ये बीमारी कब हो रही है और क्यों हो रही है। अत्यंत तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण ये बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी का दुष्प्रभाव क्या है? व्यक्ति को अधिक ठंड लगना, घाव हो जाना, ये सब क्या है? इस बीमारी के दुष्प्रभाव हैं। अत्यंत बेचैनी अनुभव होना, घबराहट होना, तो ये क्या है? बीमारी के दुष्प्रभाव हैं जो हमारे शरीर पर घातक प्रभाव छोड़ते हैं। आज जो है वो नई ग्रंथि है, जनक ग्रंथि। जनक ग्रंथि जनन ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? जनन अंगों से संबंधित जो ग्रंथि होती है या जो जनन क्रिया से संबंधित ग्रंथि होती है वो जनन ग्रंथि कहलाती है। अब जो जनन ग्रंथि है उसके भी दो भाग होते हैं। जनन ग्रंथि के कितने भाग हैं? दो भाग। एक है वृषण, एक क्या है? वृषण, और दूसरा क्या है? अंडाशय। वृषण जो है वो नर में पाई जाती है और जो अंडाशय है वो मादा में पाई जाती है। क्लियर? जनन ग्रंथि क्या है? जनन अंगों की क्रिया से संबंधित जो ग्रंथि है वो जनन ग्रंथि कहलाती है। ठीक है? और दूसरा क्या है? इसके दो भाग, एक वृषण है और एक अंडाशय है। वृषण जो है वो नर में पाई जाती है और जो अंडाशय है वो मादा में पाई जाने वाली ग्रंथि है। अब जो वृषण है यानी कि जो वृषण ग्रंथि है वो और उससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। यानी कि जो वृषण है जो नर में पाई जाती है ग्रंथि उससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है और वो पाया जाता है। अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होता है वो हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप कि जो जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि जनन अंगों में पाई जाने वाली ग्रंथि है। किसमें पाई जाती है? जनन अंगों में पाई जाती है और जनन अंगों के जो कार्य हैं उनकी क्रियाओं को रेगुलेट करने का काम या नियमित करने का काम करती है। दूसरी दो प्रकार की होती है, एक होती है वृषण और एक होती है अंडाशय। जो वृषण है वो नर में पाई जाएगी और जो अंडाशय है वो मादा में पाई जाएगी। जो वृषण है उससे निकलने वाला हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। और जो अंडाशय है उससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाता है। ये निकलने वाले जो दोनों हार्मोन हैं ये हमारे शरीर की सेकेंडरी सेक्सुअल गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। यानी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखने का जो काम है वो कौन करती है? जनन ग्रंथि करती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर कंट्रोल करने का काम और उन्हें रेगुलेट करने का जो काम है वो कौन सी ग्रंथि करती है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड करती है। जो जनन ग्रंथि है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। वृषण को टेस्टिस कहते हैं और अंडाशय को हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि अंग्रेजी के नाम ना आ पाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी के नाम याद रखें। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको ये नाम बताती हूँ, बाकी याद आप हिंदी में करना चाहें कोई दिक्कत नहीं।
तो ये चीज समझ गए आप कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का नियमन और नियंत्रण करने का जो काम है वो जनन ग्रंथियों का होता है। अब यदि द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो है, यदि इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन हैं, यदि वो अनियमित हो जाते हैं, मान लीजिए कि वो अनियमित हो जाते हैं, तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो शरीर की वृद्धि और विकास पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ मानसिक रूप से और जो लैंगिक अंग होते हैं उनकी जो परिपक्वता है उस पर भी पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यदि इनसे निकलने वाले हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण हैं वो या तो अपरिपक्व रह जाएंगे या फिर समय से पूर्व ही उनमें काफी मैच्योरिटी आने लग जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि किसी भी मनुष्य का विकास उसके मानसिक स्तर के अनुसार हो, उसके आयु के स्तर के अनुसार हो, ये काफी जरूरी चीज है। मान लीजिए कि एक 6 साल का या 7 साल का बच्चा है और उसमें द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो है वो काफी अधिक मात्रा में यदि पाए जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो उस बच्चे में काफी ज्यादा सीक्रेट या काफी ज्यादा स्त्रावित हो रही हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखने वाली बात आती है बेटा कि वृषण और अंडाशय काफी ग्रंथियां, ये जनन ग्रंथियां हैं, ठीक है, जनन क्रिया से संबंधित है। ध्यान दीजिए, जनन ग्रंथियां हैं, जनन क्रिया से संबंधित है। ये जो अंग है बेसिकली वंश वृद्धि के लिए काम में आने वाले अंग हैं और साथ में ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि का जो काम है वो भी करते हैं। और जब ये अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करते हैं तो इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है तो क्या कहलाता है? एक वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है और अंडाशय से निकलने वाला जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। वृषण नर में पाया जाता है और अंडाशय मादा में पाई जाती है। और ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का ध्यान दीजिए कि ये जितने भी जनन ग्रंथियां हैं वो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करने का काम करती है। अब यहाँ बात आ जाती है कि जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण हैं वो है, जैसे लड़कों के अंदर क्या है? आवाज का भारी हो जाना, लंबाई का बढ़ना, दाढ़ी मूंछ का निकलना। उसी तरीके से लड़कियों के अंदर क्या होगा? आवाज का मधुर हो जाना, ठीक है, उनका जो आवाज होगी वो क्या होगा? मधुर हो जाएगी। स्तनों का विकास होना, ठीक है, और मासिक धर्म शुरू होना। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये क्या है? नियमित होने आवश्यक हैं, ठीक है। यदि इनकी जो हार्मोन के प्रभाव से बहुत ज्यादा हो गए तो भी बच्चा गलत दिशा में चला जाएगा और यदि कम हो गए तो भी उसके जो शारीरिक अंगों का जो विकास है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इन ग्रंथियों से निकलने वाले जितने भी रसायन हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं, ये जो हार्मोन है वो अच्छी तरह से विस्तारित हो या उनका जो विस्तार है वो सही बना रहे, क्योंकि कम होने पर भी समस्या हो जाएगी बालक को या बालिका को टीनेजर्स के अंदर, और अधिक विस्तारित होने पर भी उनको क्या है? ये समस्या हो जाएगी। इसका जो अधिकांशतः प्रभाव होता है बेटा किशोरावस्था के जो बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है, टीनेज एज जिसे हम कहते हैं उनके अंदर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यही अवस्था एक तरीके से संघर्ष की अवस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक बच्चा होता है वो
किस परिस्थितियों से जूझता है, उसके अंदर जो आंतरिक शारीरिक बदलाव हो रहे हैं वो उनसे भी जूझता है, जिसके लिए वो मानसिक रूप से पहले क्या होता है, मजबूत नहीं होता। लेकिन जब उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे वो पारिवारिक वातावरण हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, या फिर आप सामाजिक स्तर का, पारिवारिक या विद्यालय स्तर का वातावरण हो, तो उसका जो विकास है वो एक सही दिशा के अंदर होगा। और यदि उसे इन परिस्थितियों के भीतर एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो आप ये मान के चलिए कि उस किशोर की जो स्थिति होती है वो गलत दिशा की ओर चल जाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं बेटा, जो किशोरावस्था के होते हैं, वो थोड़े क्या है, अपने या तो बहुत काम की हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या है, ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं। इन बच्चों के साथ समस्या ये हो जाती है कि यदि इन्हें कोई डांट देता है और यदि सबके सामने डांट दिया जाए, मानसिक स्थिति की मैं बात करूं, तो ये इनके भीतर एक चोट लगती है, जिसका जो आघात है इनके मस्तिष्क पर, इनके हृदय के ऊपर होता है। ये एक आत्मसम्मान वाली, या हम इसे कह दें कि ईगो की जो समस्या है वो इस स्थिति के बच्चों में आ जाती है। इन्हें भावनात्मक रूप से बहुत सपोर्ट की, इस अवस्था के जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, इन्हें भावनात्मक रूप से काफी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यदि वो सपोर्ट इन्हें मिलता रहता है तो ये निखर के बहुत अच्छा सामने आ जाते हैं, और यदि वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो ये बच्चे क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, गलत दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। गलत दिशा में जैसे गलत संगत में चले गए, नशे के आदी हो गए, पॉर्न साइट्स देखने लग गए, तो एक तरीके से इनका जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन का, उसका नैतिक रूप से पतन हो जाता है, चारित्रिक रूप से पतन हो जाता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हमें इन परिस्थितियों से बचने के लिए जो अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छे साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अच्छे बच्चों की संगति के अंदर रहना चाहिए, खराब बच्चों की जो संगति है उसे त्यागना चाहिए। परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए, माता पिता से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, या कोई बड़ा भाई बहन ऐसा हो जिससे कोई भी बात हम शेयर कर सके, तो वो बात शेयर करनी चाहिए, ताकि हम जो समाज की जो वातावरण है उससे भी बच सके। और जो परिस्थितियों का बदलाव हो रहा है, आंतरिक शारीरिक अंगों में बदलाव हो रहा है, उन अंगों का उन अंगों में जो बदलाव हो रहा है उसका जो एक सकारात्मक प्रभाव है वो बच्चे पर पड़े। तो ऐसी स्थिति में जो अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए जो अभिभावक है, माता पिता, उनका दायित्व भी काफी बढ़ जाता है, और जो शिक्षक हैं उनका दायित्व भी क्या है, काफी बढ़ जाता है। उस स्थिति में एक शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए और उनका भावनात्मक रूप से विश्लेषण करते रहना चाहिए, ताकि वो गलत दिशा के अंदर, गलत जगह ना भटक जाए। तो जनन ग्रंथियों का मैंने आपको बता दिया कि इनका बेसिकली जो काम होता है वो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का नियमन करने का होता है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाउन, होमवर्क जो है आपका पूरा में जनन ग्रंथि से आप क्या समझते हैं? दूसरा, जनन ग्रंथि कितने प्रकार की
होती है। तीसरा लिखें, वृषण तथा अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन के नाम बताइए, बताइए या लिखिए। नोट डाउन। पहला है जनक ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, दूसरा है जनक ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तीसरा है वृषण और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन के नाम। नेक्स्ट लिखिए, वृषण व अंडाशय के अंडाशय ग्रंथि से, अंडाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। वृषण तथा अंडाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। यह हार्मोन के कार्य लिखिए, कार्य लिखो ना, नीचे वाले के अंदर आ गया नाम, तो कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लीजिए, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है वृषण तथा अंडाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कार्य लिखिए। फिर है द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। नोट डाउन कर लो।
दुरावस्था को समझाइए। ठीक है बेटा, ये जितने क्वेश्चंस हैं ये नोट डाउन कर लो। अब इन क्वेश्चंस को आपको पेयर नोटबुक के अंदर लिखना है। अगेन आई रिपीट, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे छोड़ दीजिएगा, पूछिए। ठीक है, और साफ साफ हैंडराइटिंग के अंदर करना है, काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है। तो नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाके कर लीजिएगा। और जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखवानी है, समझाई हैं, उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।